कि आप जो आशा कार्यकर्ता हैं, जिनको प्रोत्साहन राशि मिलती रहती है, केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है वो अब आज जो मिलती है उसको डबल करने का, गुना करने का हमने फैसला लिया है। कोई भी निश्चित मानदेय राशि नहीं दी जाती है। सबसे बड़ा विडंबना यह है कि जिसे स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ माना जाता है उसे राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है और न ही केंद्र कर्मी का दर्जा दिया गया है। आज भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की तरह काम कर रही है। इनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान इनको नहीं मिला है। अभी कुछ दिन पहले द हिंदू न्यूज ने अपने आर्टिकल में आशा कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि हेल्थ को डिजिटल हेल्थ तभी बनाया जा सकता है जब आशा कार्यकर्ताओं को उचित वेतन मिले। हेल्थ को डिजिटल हेल्थ सिस्टम तभी बनाया जा सकता है जब किसी भी एप्लीकेशन को लॉन्च करने से पहले, यानी आशा कार्यकर्ताओं को उस ऐप का काम बोझ देने से पहले उन सुव्यवस्थित तरीके से उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए। और उन्होंने कहा कि डिजिटल हेल्थ तभी बन सकता है जब इन आशा कार्यकर्ताओं को संसाधन दिए जाएं। संसाधन जैसे कि मोबाइल फोन और भी कई तरह के संसाधन, जाने के लिए स्कूटी, और जो ऑनलाइन काम का जो दबाव, जो प्रेशर बनाया जा रहा है, सबसे पहले तो उन कामों के लिए एक प्रॉपर तरीके से आशा कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देना चाहिए। नहीं तो ये जो सरकार कह रही है कि हम लगातार हेल्थ को डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, तो ये डिजिटलीकरण नहीं हो रहा है, बल्कि इस डिजिटलीकरण का बोझ आशा कार्यकर्ताओं पर पड़ रहा है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। तो इस तरह की समस्याओं को उजागर करने का काम द हिंदू न्यूज ने किया। हालांकि इसके बारे में विस्तार से मैंने वीडियो भी बनाया। द हिंदू न्यूज ने जो बुलेट पॉइंट्स दी उसके बारे में हमने विस्तार से बात की, आप सभी तक हमने वो जानकारी पहुंचाई। कई समस्याओं के बारे में उन्होंने जो है अपने आर्टिकल में जिक्र किया था। कई तरह की समस्याएं कि किस तरह से आशा कार्यकर्ताएं जो है इस स्वास्थ्य विभाग में भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है, क्या कार्य है, किस तरह से आशा कार्यकर्ताओं पर ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाया जा रहा है विदाउट ट्रेनिंग दिए। किस तरह से उन्हें जो है ऊपर के कर्मचारियों द्वारा, ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा लगातार जो है गलत बातें सुनने को मिलती है आशा कार्यकर्ताओं को। उसके बारे में भी उन्होंने बात की थी, जो कि मैंने विस्तार से आप सभी को बताया था। आज आपको बता दें कि आज आप देखिए कर्नाटक में प्रोटेस्ट हो रहा है, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहा है, हैदराबाद में प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो आज भी कई राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है, और वो इसीलिए कि आशा कार्यकर्ताओं को उचित वेतन नहीं दिया जाता, आशा कार्यकर्ताओं को उचित मानदेय नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से आशा कार्यकर्ताएं मजबूर है आंदोलन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। इसीलिए जगह जगहों पर लगातार ये सुनने को मिलता है कि आज उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, जिसके बारे में शायद आप भी जानते होंगे। उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटक और भी कई राज्य में अभी आशा कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट जारी है। और एक बड़ी सूचना आप सभी देश भर के आशा कार्यकर्ताओं को हम देना चाहेंगे। शायद ही आपके राज्य में ऐसा है या नहीं, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मेरा ज्यादातर फोकस बिहार के आशा कार्यकर्ताओं के लिए होता है, क्योंकि मैं बिहार से हूं, तो इसलिए मुझे बिहार के आशा वर्करों की सारी जानकारी मेरे पास होती है। तो इसलिए मैं ज्यादातर बिहार के आशा वर्करों की ही बात करता हूं। हालांकि तमाम देश भर के आशा कार्यकर्ताओं के लिए मैं आवाज उठाने का काम करता हूं, लेकिन मुझे ज्यादा जानकारी बिहार के आशा वर्करों के बारे में ही होती है, क्योंकि मैं बिहार का रहने वाला हूं। तो इसलिए मुझे बिहार के आशा वर्करों के हर एक काम के बारे में जानकारी होती है कि वो लोग किस तरह के एप्लीकेशन में काम करता है, उन्हें किस प्रोसेस के आधार पर पेमेंट मिलता है, कितना पेमेंट मिलता है, कितना प्रोत्साहन किस काम के लिए मिलता है। ये सारी जानकारी मुझे पता है, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। और अन्य राज्यों का मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं उतना अभी जो है कांटेक्ट किसी के साथ नहीं कर पाया हूं, लेकिन बिहार का मुझे पता है। तो आप देश भर की तमाम आशा कार्यकर्ताओं के साथ ये सूचना मैं जरूर साझा करना चाहूंगा। एक जानकारी मैं आपको जरूर देना चाहूंगा कि बिहार के आशा वर्करों का पेमेंट लगातार 9 महीने से रुका हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ जिलों में जो राज्य राशि होती है 3000 रुपया जो सरकार देती है, जो राज्य सरकार की तरफ से बिहार के आशा वर्करों को जो 3000 मिल रही है, वो कुछ महीने का, किसी जगह पर 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, किसी जगह पर 1 महीने का दिया गया है। और कुछ जगह ऐसा है जहां पर ना तो केंद्र राशि उनको 1 भी रुपया मिला है और ना ही राज्य राशि भी उनको 1 रुपया मिला है, यानी सारा पेमेंट अभी भी कुछ जगहों पर रुका हुआ है। तो इतनी बड़ी समस्या से जूझने के बाद भी हमारी जो बिहार के आशा वर्कर हैं वो खामोश है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिहार के आशा वर्करों की स्थिति में आप सबके साथ साझा क्यों कर रहा हूं। मैं इसलिए साझा कर रहा हूं कि आप भी एक आशा वर्कर हैं, और एक आशा वर्कर होने के नाते आप ये भली भांति कल्पना कर सकते हैं कि जिन जगहों पर या फिर जिन आशा कार्यकर्ताओं को 9 महीने तक पेमेंट नहीं दिया गया हो, जिनको केंद्र राशि नहीं दी गई हो 1 भी रुपया, वो लोग किस तरह से अपने परिवार चलाती होंगी। मैं इस बात की कल्पना आपको करने के लिए कह रहा हूं। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता
तो क्या आप खामोश बैठते? लेकिन बिहार के आशा वर्कर्स आज भी खामोश है। वो इस वजह से, इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे बिहार के आशा वर्कर जो है आंदोलन नहीं करना चाहती। हमारे बिहार के आशा वर्कर्स आंदोलन करना चाहती है, लेकिन वो कर इसलिए नहीं पा रही है क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं का जो नेतृत्व है, जो आंदोलन का नेतृत्व करती आ रही है अब तक, किसी भी संगठन के हों, वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो लोग अपनी एकजुटता के साथ आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास आंदोलन की सही रणनीति कभी नहीं होती। पिछले जो है साल में भी आंदोलन हुआ तो वहां पर भी कोई खास रणनीति नहीं थी आंदोलन की, जिस वजह से बिहार के आशा कार्यकर्ताओं को निराशा हाथ लगा। और जब इलेक्शन का समय आया तो बिहार के नीतीश कुमार जी ने इन महिलाओं का दिल जीतने के लिए इनके जो है प्रोत्साहन राशि को बढ़ा करके जो 1,000 था उसे 3,000 किया। तो इस तरह से नीतीश कुमार जी भी जो है आशा कार्यकर्ताओं को बहकाने के लिए, बहलाने के लिए पेमेंट बढ़ा दिया उस टाइम। लेकिन ना तो उन्हें मानदेय कर्मचारी का दर्जा मिला और ना ही महंगाई के हिसाब से जो उन्हें प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए थी, राज्य राशि, ना तो वो दी गई। सिर्फ 2,000 बढ़ाकर आशा कार्यकर्ताओं के दिल को जीतने का काम किया गया और जिसपे नीतीश कुमार जी सफल भी हुए। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इनका जो प्रोत्साहन राशि जो था वो 2025 में अपडेट हुआ। 22 जुलाई 2025, अभी डेट मुझे याद नहीं है, शायद 25 जुलाई 2025 वो डेट था जब आशा कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन राशि अपडेट हुआ और उसका पीडीएफ एनएचएम की वेबसाइट पर पब्लिश हुआ। तो ना तो उसे लागू किया गया, और ये बिहार की आशा कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूं कि जो एनएचएम राशि जो बढ़ी थी वो नहीं बढ़ी, वही रह गया, तो उसको भी बढ़ाया नहीं किया। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं आप सभी के साथ, आप सभी देश भर के आशा कार्यकर्ताओं के साथ मैं समस्या को इसलिए साझा कर रहा हूं कि हमारी बिहार के आशा वर्कर आखिर क्यों चुप है। और इस वीडियो को बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि मैं लगातार देख रहा हूं कि अन्य राज्यों में आंदोलन हो रहा है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से अलग अलग संगठन का जो है सहारा लेकर के आंदोलन हो रहा है। लेकिन आपको इसकी एक कमजोरी बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आज हमारी पूरे देश भर के आशा कार्यकर्ताएं एकजुट नहीं है। कभी भी आपने देशव्यापी आंदोलन नहीं देखा, देशव्यापी आंदोलन कभी भी नहीं हुआ। अगर देशव्यापी आंदोलन अगर किया भी गया तो वो सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमारी तमाम राज्यों के आशा वर्कर एक साथ एकजुट नहीं है। इसलिए कई बार देशव्यापी हड़ताल भी, देशव्यापी आंदोलन भी कामयाब नहीं हुआ। यही कारण रहा कि आशा कार्यकर्ताएं एकजुट नहीं है। आज भी आंदोलन हो रहा है हैदराबाद में, तो हैदराबाद राज्य सरकार के खिलाफ हो रहा है, अपनी राज्य सरकार से मांग के लिए वो आंदोलन कर रही है। अगर आज कर्नाटक में हो रहा है तो वो भी कर्नाटक सरकार से अपनी मांग के लिए आंदोलन कर रही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार से लड़ रही हैं अभी तक आप लोग। जबकि आप लोगों को अगर प्रोत्साहन राशि बढ़ानी है या फिर केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा अगर आपको प्राप्त करना है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा ही आप लोगों की जो है बहाली हुई है, तो इसीलिए अगर आपको मानदेय कर्मी का दर्जा लेना है या फिर केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा लेना है तो उसके लिए आपको राज्य सरकार से न लड़के आपको केंद्र सरकार से लड़ना होगा। अब तक मैंने जहां तक देखा कि आशा कार्यकर्ताएं जो है सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार से ही लड़ती आ रही है। और इसका खामियाजा यही होता है कि 500, 1,000 रुपया या फिर 2,000 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं प्रोत्साहन राशि में। बाकी जो प्रोत्साहन होती है, जो इंसेंटिव होता है, आपके काम के बदले में जो पैसा आपको दिया जाता है वो उतना ही रहता है, वो नहीं बढ़ता। तो अगर आपको वो जो काम का जो पैसा होगा अगर उसको आपको बढ़ाना है तो उसके लिए आपको केंद्र सरकार से लड़ना होगा। और ये केंद्र सरकार से लड़ने के लिए देश भर की तमाम राज्यों की जो आशा वर्कर है उन्हें एकजुट होना होगा। आप जहां की भी आशा वर्कर है, जिस भी संगठन से आप जुड़ी हुई है, जिनके भी साथ आप अब तक आंदोलन करती आ रही हैं, आप लोग एकजुट होकर के उन सभी नेताओं को कहिए कि आंदोलन राज्यव्यापी नहीं केंद्र व्यापी होना चाहिए। अगर हमारी ये वीडियो उन नेताओं तक भी जाती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि अब आंदोलन राज्यव्यापी करने का समय नहीं है, अब आंदोलन आपको देशव्यापी करना होगा। क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और आप आज भी उसी इंसेंटिव में काम करते आ रहे हैं, क्योंकि आप लाचार नहीं हो, आप मजबूर नहीं हो। बस कारण यह है कि आप लोग एकजुट नहीं है। ना तो आपके पास कोई लाचारी है और ना ही मजबूरी है। कारण यही है कि आप लोग संगठित नहीं है और आप लोग सिर्फ राज्य सरकार को दोष देती आ रही है, राज्य सरकार से आप लड़ती आ रही हैं, जबकि आपको केंद्र सरकार से लड़ना चाहिए। केंद्र सरकार से जब आप लड़ेंगे तब जाकर ही आप लोगों को केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा मिलेगा, तब जाकर ही आप लोगों का जो काम का जो पैसा है उसे बढ़ाया जाएगा। नहीं तो पिछला जो बहुत साल पहले, लगभग 10-15 साल पहले जो फिक्स हुआ जो काम का पैसा है वही आपको आज तक मिलते आ रहा है और वो मिलता रहेगा। लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश भर की तमाम आशा कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट होकर के आंदोलन करना होगा। आंदोलन में तभी मजा आएगा जब पूरे देश भर की स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप किया जाएगा, जब पूरे देश भर की आशा कार्यकर्ताएं आंदोलन पे जाएंगी। और आंदोलन सिर्फ 1 और 2 दिन का नहीं, 3 दिन का नहीं, किसी 5 या 10 दिन का नहीं, बल्कि आंदोलन अनिश्चितकालीन होगा। तब
तब जाकर जब पूरे देश के हेल्थ सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा, जब पूरे देश का हेल्थ सिस्टम ठप होगा, तब जाकर सरकार को पता चलेगा कि आखिर आशा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका है स्वास्थ्य विभाग में, जिसे WHO ने रीढ़ माना। भारत सरकार भी जो है उसको रीढ़ मानती है, लेकिन उनकी समस्याओं को क्यों नहीं जो है सुलझाती, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसलिए देश भर की तमाम आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी लोग एकजुट हो। किसी पर्टिकुलर राज्य में आंदोलन करने से आपको कोई खास लाभ नहीं होगा, कुछ बुनियादी चीजें आपको मिलेगी, 500, 1000, 2000 रुपए बढ़ाए जाएंगे, लेकिन आपका काम का पैसा नहीं बढ़ेगा और ना ही आपको मानदेय कर्मी का दर्जा मिलेगा, जो कि आपको मिलना चाहिए। ना तो आप जो कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से, आपके कार्य के हिसाब से ना तो आपको सम्मान मिल रहा है। जब स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है तो फिर आखिर आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान क्यों नहीं मिलता? मैं उस सम्मान की बात कर रहा हूं क्योंकि आज आप भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कहे जाते हैं, आज भी आप परमानेंट कर्मचारी नहीं है, आज भी आप कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, ना तो केंद्र कर्मचारी और ना ही राज्य कर्मचारी है। मैं इसी सम्मान की बात कर रहा हूं कि आखिर सरकार ये सम्मान आप लोगों को क्यों नहीं दे रही है? जब स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने वाली ये जो आशा वर्कर हैं, जो आज हॉस्पिटलों में या फिर सरकार का कोई भी अभियान हो जिसे अगर सफल बनाना हो तो पहली भूमिका इन आशा कार्यकर्ताओं की ही होती है। यही लोग गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर इन योजनाओं को सफल बनाती है। तो आखिर इन आशा कार्यकर्ताओं को ये सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? ये सम्मान नहीं दिया जाता, इसका अर्थ यह है कि आशा कार्यकर्ताओं को आज भी अनदेखा किया जा रहा है। उनके कार्य की सराहना सिर्फ की जाती है, बल्कि उनको सम्मान नहीं दिया जाता। तो उसी सम्मान के लिए मैं आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को लड़ने के लिए कह रहा हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर के आंदोलन करिए। आपकी जो बुनियादी मांगे हैं, जैसे कि केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा या फिर राज्य कर्मचारी का दर्जा, ये दोनों में से कोई एक आपको मिलना ही चाहिए। आपको जो है केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा या फिर राज्य कर्मी का दर्जा आपको मिलना ही चाहिए, ये आपका अधिकार है। अगर आप समझ नहीं पा रही है कि आपका अधिकार नहीं है तो ये आपकी गलतफहमी है, लेकिन ये आपका अधिकार है। और एक निश्चित मानदेय जो पूरे देश भर के आशा कार्यकर्ताओं को समान राशि मिले, ये भी आपका एक अधिकार है, जो हर जगह एक समान होना चाहिए। ये दूसरी जो बुनियादी मांग है वो आपकी होनी चाहिए, ये भी पूरी होनी चाहिए। और तीसरा ये कि आशा कार्यकर्ताओं का जो है उनके कार्य के हिसाब से प्रमोशन हो, उनकी रिटायरमेंट एज 60 से 65 साल हो। इस तरह की कुछ बुनियादी मांगे हैं जो आशा कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा मांग ये भी है कि अगर आप आशा कार्यकर्ताओं पर डिजिटलाइजेशन का दबाव बढ़ा रहे हैं तो उस डिजिटलाइजेशन कार्य को करने के लिए जो जरूरी डिवाइस है, जो यंत्र है, यानी कि मोबाइल फोन या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप होना चाहिए, ताकि वो लोग उस काम को सुदृढ़ तरीके से वहां करें जहां पर इंटरनेट की सुविधा अच्छी हो, उन्हें इंटरनेट की सुविधा मिले, हर तरह की सुविधा उन्हें दी जाए ताकि उस काम को वो बिना प्रेशर के कर सके, बिना किसी समस्या के कर सके, ताकि उस काम को करने में आसानी हो। और ये पारदर्शिता हो कि वो डेटा जो आशा कार्यकर्ताएं लगातार उन ऐप्स में संरक्षित कर रही है, स्टोरेज कर रही है, क्या वो डेटा सुरक्षित है? ये भी सबसे जरूरी है कि आखिर वो डेटा जो हम घर घर का डेटा हम संरक्षित कर रहे हैं, क्या वो डेटा सुरक्षित है? इसकी भी पारदर्शिता सरकार को करनी चाहिए। तो आप तमाम देश भर के आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सभी लोग इकट्ठा हों। आप अपने नेताओं से कहिए कि राज्य सरकार से आंदोलन अब हम नहीं करेंगे, हम आंदोलन करेंगे डायरेक्ट अब केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार से आंदोलन करने पर ही आप लोगों को ये मांगे मिल सकती है। राज्य सरकार से आप लड़ेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। और खासकर अगर हमारी बिहार की आशा वर्कर्स देख रही हैं तो उनसे भी निवेदन है कि आपको 9 महीने तक का पेमेंट नहीं मिला, अगर फिर भी आप खामोश हैं, अभी भी अगर आप चुप हैं, तो इसमें गलती सरकार की नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप बर्दाश्त कर रहे हैं अभी तक। इसलिए सरकार भी इसका फायदा उठा रही है। तो इसीलिए जरूरी है इकट्ठा होने का, एकजुट होने का। आप अपने नेताओं से कहिए कि आंदोलन करें, राज्य व्यापी नहीं केंद्र व्यापी, ताकि आपको आपका अधिकार मिले। फिलहाल देखिए, इस वीडियो में मैंने देश भर की तमाम आशा कार्यकर्ताओं के लिए बात की है, मैं किसी पर्टिकुलर राज्य के बारे में बात नहीं की है। इसलिए हमारे इस वीडियो को सभी आशा कार्यकर्ताओं तक साझा कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है, ताकि ये जो मैंने कहा है ये सफल हो सके, सभी लोग इकट्ठा हो कि सरकार के खिलाफ लड़ाई हो सके, ताकि आप लोगों का अधिकार जो बुनियादी मांगे हैं वो आप लोगों की पूरी हो सके। फिलहाल चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।